तो आज का अपना टॉपिक है, ऑलमोस्ट ये कंप्लीट हो चुका है आपका मुस्लिम लॉ। मे बी इसका लास्ट ही टॉपिक होगा ये। और मुस्लिम लॉ के अंतर्गत एक क्वेश्चन आ जाता है गार्जियन से रिलेटेड। गार्जियन कितने प्रकार का है, उनके क्या अधिकार हैं, क्या ड्यूटीज हैं, हिजानत से आप क्या समझते हो, कौन सी सरकमस्टांसेस में माता अपने माइनर बच्चों की कस्टडी के अयोग्य हो जाती है, ठीक है, डिसक्वालिफाइड मतलब। तो गार्जियन पर एक क्वेश्चन आ जाता है कि गार्जियन कितने प्रकार का है। तो मुस्लिम लॉ के अंतर्गत गार्जियन का एक महत्वपूर्ण स्थान है। जैसे आपने हिंदू लॉ के अंदर भी पढ़ा तो गार्जियन से रिलेटेड एक कंसेप्ट आपको टॉपिक मिलता है, ऐसे ही मुस्लिम लॉ के अंदर भी मिलता है। तो गार्जियन किसको कहा जाता है? जिसको संरक्षक आप कहते हो, संरक्षक, ठीक है। तो गार्जियन से ऐसा व्यक्ति अभिप्रेत है जो किसी माइनर की बॉडी और उसकी प्रॉपर्टी की देखरेख करता है। और द गार्जियनशिप एंड वार्ड एक्ट 1890 इसके अंदर भी यही डेफिनेशन है भी जो व्यक्ति जिसके पास अथॉरिटी होती है, ठीक है, जिसके पास अथॉरिटी होती है उस गार्जियन की बॉडी और उसकी प्रॉपर्टी की देखभाल करने की, ठीक है। तो सर हाँ जी, अम्बेडकर सीरीज में कौन सा पेज है सर? प्लीज टेल मी सर। ये लास्ट में मिलेगा आपको, लास्ट में देखिए आप, लास्ट यूनिट में, 5th यूनिट में, 119 नंबर पे देखिए जी। हाँ 5th यूनिट में आपको मिलेगा, ठीक है। तो देखो अब गार्जियन किसका होगा? जो माइनर है, जो माइनर है। और माइनर कौन है? तो देखो अलग अलग पर्पस के लिए अलग अलग एज, जैसे कि मैरिज, डाइवोर्स, मेहर के केसेस के अंदर भी कितने साल का व्यक्ति मेजर माना जाता है? जिसने 15 वर्ष की आयु प्राप्त कर दी, मतलब विवाह के मामलों में, ठीक है। मुस्लिम लॉ के अंदर 15 साल का व्यक्ति मेजर है। और अन्य सभी पर्पस के लिए, इनको छोड़कर अन्य सभी पर्पस के लिए मेजोरिटी की जो एज है वो कितनी है? 18 साल मानी जाती है, जैसे कि इंडियन मेजोरिटी एक्ट 1875 में, ठीक है। तो देखो संरक्षक के प्रकार क्या है, इस पर क्वेश्चन आ जाता है। देखो कई प्रकार हैं। एक संरक्षक होता है जिसको जबर कहा जाता है, एक संरक्षक होता है जिसको हिजानत कहा जाता है, ठीक है। एक वसीयती टेस्टामेंट्री संरक्षक है और चौथा है संपत्ति के लिए संरक्षक। तो पहला जो संरक्षक है जिसको जबर कहा जाता है, जबर, ठीक है, तो जिसको विवाह के लिए संरक्षक कहा जाता है, फॉर मैरिज, ठीक है। अब विवाह के लिए एज कितनी है? मेजोरिटी की 15 साल, ठीक है, निर्धारित है। अगर इससे पहले किसी व्यक्ति की शादी हो रही है, मतलब स्त्री की हो रही है, तो उसका विवाह किया जाता है तो माइनर है वो अभी। तो देखो उसकी ओर से सहमति कौन देगा? वो खुद तो दे नहीं सकती क्योंकि वो तो माइनर है। तो उसकी ओर से सहमति उसके गार्जियन द्वारा दी जाएगी, जिसको जबर कहा जाता है, विवाह के लिए संरक्षक। तो कौन है? फर्स्ट फादर, सेकंड दादा, चाहे जितनी पीढ़ी ऊपर हो, दादा परदादा, जितनी पीढ़ी ऊपर हो, वो नहीं है तो सगा भाई, फिर माता, फिर प्रोविट डिग्री के अंदर, जो डिग्री के अंदर आती है मातृ पक्ष की ओर, मदर की तरफ, वो, और वो भी नहीं है तो न्याय, ठीक है। शिया लॉ के अकॉर्डिंग केवल पिता और पितामह, मतलब दादा को ही विवाह के पर्पस के लिए गार्जियन माना जाता है। सुन्नी के लिए तो ये सारे बता दिए कि पिता है, दादा है, पिता नहीं है तो दादा, फिर परदादा, चाहे जितनी पीढ़ी ऊपर, वो नहीं है तो सगा भाई, सगा भाई नहीं है तो माता, माता नहीं है तो माता की ओर जो रिश्तेदार है, मतलब निनिहाल पक्ष की ओर, तो वहां वो आएंगे। अगर वो भी नहीं है तो न्यायालय, कोर्ट, ठीक है, होता है न्यायालय। अब शिया लोग के अकॉर्डिंग तो सिर्फ दो ही है संरक्षक। कौन से हैं? पिता और पितामह, दादा, ठीक है। अब क्वेश्चन यह भी उठता है कि किसी व्यक्ति ने धर्म त्याग दिया, इस्लाम धर्म त्याग दिया, ठीक है, अन्य धर्म को स्वीकार कर दिया, तो क्या उसका ये गार्जियनशिप का राइट रहता है? ठीक है। तो देखो इस राइट पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये अधिकार उसका रहेगा, ये अधिकार उसका रहेगा। दूसरा गार्जियन कौन है? दूसरे प्रकार का, जिसको आप हिजानत कहते हो।
हिजानत मतलब अभिरक्षा के लिए संरक्षक, कस्टडी के लिए, कस्टेडियन गार्जियन, कस्टडी के लिए संरक्षक, कस्टेडियन गार्जियन। किसी भी माइनर व्यक्ति की कस्टडी अर्थात लालन पालन, इसको पालने के लिए जो संरक्षक होता है उसको हिजानत भी कहा जाता है। अब देखो अच्छे तरीके से कौन पाल सकता है बच्चे को? कौन पाल सकता है? उसका पालन पोषण, बच्चा छोटा है तो कौन कर सकता है? माता। तो माता के पास छोटे बच्चे का हिजानत का मतलब, उसको हिजानत मतलब उसको संरक्षक माना जाता है, कस्टेडियन गार्जियन, कस्टडी दी जाती है कुछ टाइम के लिए। अगर 7 वर्ष से कम आयु का लड़का है, ठीक है, तो उसका गार्जियन कौन होगा? ठीक है, कस्टडी किसको दी जाएगी? पालने पोसने की उसकी माता को। या फिर आप कह सकते लड़की है, जब तक वो माइनर है तब तक उसकी गार्जियन, कस्टेडियन गार्जियन माता होती है। ठीक है, माता का सुरक्षकता का ये अधिकार हिजानत कहलाता है। ये तब तक बना रहता है जब तक कि लड़का 7 साल तक का ना हो जाए और लड़की एज ऑफ प्यूबर्टी प्राप्त ना कर ले, यौवनागम की आयु जिसको आप कहते हो वो प्राप्त ना कर ले। तो ये राइट कितने साल है सर? लड़की लड़का है तो 7 साल तक, ठीक है। लड़की है तो जो वो वयस्कता की एज ऑफ प्यूबर्टी, प्यूबर्टी मतलब यौवनागम 15 साल, ठीक है, तब तक वो प्राप्त ना कर ले तो माता के पास ही उसकी कस्टडी सौंपी जाती है। देखो मुस्लिम लॉ के अंदर माता गार्जियन नहीं है वैसे तो, लेकिन उसको एक कस्टडी दी जाती है, कस्टेडियन। भाई बच्चा छोटा है, ठीक है, उसको पालने के लिए उसको कस्टडी दी जाती है। अब मान लो भी पिता के साथ माता का तलाक हो गया तो भी क्या माता का ये अधिकार रहेगा? उसका अधिकार रहेगा। लेकिन अगर माता सेकंड मैरिज कर लेती है आफ्टर डाइवोर्स तो उसका ये राइट जो है वो खत्म हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। पिता के पास उसकी कस्टडी बच्चे की चली जाएगी, ठीक है, पिता के पास बच्चे की कस्टडी चली जाएगी। एक केस था अमर अहमद खान बनाम शमीम अहमद खान। इस केस में डिसाइड किया गया कि मुस्लिम लॉ के अंतर्गत माता अपने माइनर बच्चों की विधिक संरक्षक नहीं होती, लीगल गार्जियन नहीं होती। उसे अपने माइनर बच्चों की अचल संपत्ति या अन्य कोई भी मतलब संक्रामण करने का कोई अधिकार सप्तम हित नहीं है। मतलब वो प्रॉपर्टी के साथ कोई छेड़छाड़ मतलब उसको ट्रांसफर नहीं कर सकती, ठीक है। अब क्वेश्चन ये आता है कि ठीक है बच्चा छोटा है, 7 साल तक का लड़का है और लड़की जिसने मतलब एज ऑफ प्यूबर्टी प्राप्त नहीं किया तो माता को कस्टडी दी जाएगी। तो क्या ये नियम एब्सोल्यूट है? इसका कोई तोड़ नहीं है कि अब माता को ही दी जाएगी। देखो ये माता का एब्सोल्यूटली राइट नहीं है, ठीक है। उसको डिसक्वालीफाई भी किया जा सकता है। कब? मालूम, बच्चे का अच्छे तरीके से पालन पोषण नहीं कर सकती तो फिर क्या कस्टडी माता को दी जाएगी? नहीं दी जाएगी। अगर वो अनैतिक जीवन जीती है, ठीक है, या फिर बच्चे की देखभाल है वो अच्छे से नहीं कर रही, नेग्लिजेंस लापरवाही बरत रही है, या फिर उसने किसी ऐसे व्यक्ति से शादी कर ली, ठीक है, जो प्रोहिबिट डिग्री के अंदर आता है, ठीक है, या फिर वो मतलब मैरिज के दौरान ही उस बच्चे के पिता के स्थान से दूर रहने लगे, ठीक है, या फिर वो मतलब पागल हो जाए या फिजिकली वो फिट ना हो कि बच्चे को वो अच्छे तरीके से पाल सके। तो यहां उल्लेखनीय कि शिया विधि के अंतर्गत माता का हिजानत का अधिकार केवल तब तक बना रहता है जब तक कि बालक अर्थात 2 साल तक का नहीं हो जाता और लड़की 7 साल तक की नहीं हो जाती। मतलब इन सिचुएशन में मदर का राइट खत्म हो जाता है। और साथ में बताया गया कि शिया लॉ के अंतर्गत ये जो राइट है, जो 7 साल और एज ऑफ प्यूबर्टी तक लड़की है तो वहां पर इसको कम रखा गया है। 2 साल तक का लड़का है वहां होगा मतलब 2 वर्ष, ठीक है, लड़का 2 वर्ष तक का। सर शिया और सुन्नी अलग अलग नियम है? हाँ अलग अलग है। देखो कस्टम को लेकर रिवाज थोड़े अलग अलग है, ठीक है। लड़की है तो 7 साल। अब माता नहीं है तो फिर बच्चे को कौन पालेगा? अगर मान लो माता नहीं पाल सकती या लापरवाही करती है तो उसके बाद ये राइट किसका होगा? देखो माता के बाद ये राइट कुछ लेडीज का ही होता है, ठीक है, कोई लेडीज ही पाल सकती है। माता का, नानी का,
वो नहीं है तो पिता की माता, दादी का, सगी बहन, सहोदर बहन, सगोत्री बहन, सगी बहन की पुत्री। ठीक है, तो ये लेडीज सारे आएंगे, मामी, चाची, भाभी आदि, तो ये आएंगे। ठीक है, जहां माइनर किसी माइनर बालक की माता और अन्य रिश्तेदार जो भी लेडीज जो हैं वो ना हो, फिर किसके पास जाएगा ये राइट? फादर। ठीक है, फादर नहीं तो दादा। फिर उसके बाद सगा भाई, सगोत्री भाई, सगे भाई का लड़का, सगोत्री भाई का लड़का, पिता का सगा भाई। ठीक है, तो ऐसे ऐसे इनको जाएगा। ठीक है, अब उसके बाद क्वेश्चन ये आता है कि क्या माइनर पत्नी का संरक्षक उसका पति होता है कि कौन होता है? माइनर मतलब लेडीज हो, मतलब मैरिज होगी। अब लेडीज लड़की जो है वो माइनर है, तो उसका गार्जियन कौन माना जाएगा? कि किसी भी माइनर विवाहित पत्नी का संरक्षक उसका पति ना होकर माता ही होती है, माता ही होती है। ठीक है, तो यह है, माता ही होती है। ठीक है, अब उसके बाद आता है अवैध बच्चे, इलेजिटिमेट चाइल्ड। अवैध बच्चे जो जार्ज कहलाते हैं, अवैध अथवा जार्ज कहलाते हैं, इलेजिटिमेट हैं, उनका गार्जियन कौन होता है? फर्स्ट उनका गार्जियन उनकी माता ही होती, माता ही होती है। इस अधिकार का प्रवर्तन बंदी प्रत्यक्षकरण हिबियस कॉर्पस रिट द्वारा भी करवाया जा सकता है। मतलब जहां बच्चा इलेजिटिमेट है वहां फर्स्ट राइट उस बच्चे पर पिता का ना होकर माता का होता है। ठीक है, तो सीधी सी बात है, जब तक जो लड़का है वो 2 और लड़की की एज 7 वर्ष से कम है, वहां उसका संरक्षक वो व्यक्ति होंगे, कौन होंगे? फर्स्ट मदर, देन फादर, देन दादा, लास्ट में नियल कोर्ट। ठीक है, एक होता है विसीती संरक्षक, विसीती, जिसको टेस्टामेंट्री गार्जियन कहा जाता है, जिसके बारे में आप मुस्लिम लोग के अंदर, हिंदू लोग के अंदर भी आप पढ़ते हो। विसीती संरक्षक कैसे, किसको कहा जाएगा? जैसे कि आप वसीयत तैयार करते हो अपनी, अब वो इफेक्टिव कब होती है? जब डेथ हो जाती है। वैसे ही वसीयती संरक्षक की नियुक्ति भी की जा सकती है। कोई भी व्यक्ति जो उसका लीगल गार्जियन है वो ये अपॉइंटमेंट कर सकता है कि मेरे मरने के बाद मेरे बच्चे का गार्जियन ये फलाना व्यक्ति होगा। उसने अपनी इच्छा जाहिर कर दी, विल, इच्छा ही है तो उसको वसीयत ही कहा जाता है। जैसे आप प्रॉपर्टी का मैनेजमेंट करना चाहते हो कि मेरे मरने के बाद ये प्रॉपर्टी इस व्यक्ति को मिले, तो ऐसे ही आप वसीयती गार्जियन की नियुक्ति कर सकते हो। ठीक है, मुस्लिम विधि के अंतर्गत संरक्षक की नियुक्ति केवल माइनर्स की संपत्ति की देखरेख के लिए की जा सकती है। ठीक है, ऐसी नियुक्ति केवल पिता या पितामह द्वारा ही की जा सकती है, माता द्वारा नहीं। सिर्फ किसको राइट है? टेस्टामेंट्री गार्जियन अपॉइंट करने का पिता और पितामह, दादा को। 1 मिनट वेट कीजिए, एक फोन आया। एक होता है लॉफुली गार्जियन, एक होता है लीगल गार्जियन। अब गार्जियन का टॉपिक चल रहा है तो ये भी आपको जानना जरूरी है। 2 शब्द मिलते हैं, एक होता है लीगल गार्जियन, एक होता है लॉफुली। तो इनमें डिफरेंस क्या है? दूसरा कौन सा था? एक तो लीगल, दूसरा लॉफुली। लॉफुली या लॉफुली गार्जियन, ये शब्द आपको मिलेगा कहीं ना कहीं किसी बुक में या कहीं आपको टॉपिक के अंदर। नेक्स्ट में ईयर में आप आईपीसी पढ़ोगे, वहां भी ये चीज आती है, किडनैपिंग के केस के अंदर। एक होता है लीगल गार्जियन, एक होता है लॉफुली गार्जियन। दोनों में डिफरेंस। लीगल गार्जियन तो जो कोर्ट के द्वारा अपॉइंट किया जाता है वो हो जाता है, और लीगली और लॉफुली वो होता है जो उस पर अधिकार रखता है। देखो, लीगल गार्जियन तो मतलब फादर है, फादर क्या कोर्ट द्वारा अपॉइंट किया जाता है? नहीं सर, लीगल गार्जियन ब्लड रिलेशन में हो गए, जैसे फादर या फादर दादा। और लॉफुली? लॉफुली सर कोर्ट द्वारा अपॉइंटेड, वो भी लीगल ही हो गया, कोर्ट ने अपॉइंट कर दिया तो लीगल ही है। देखो मैं बताता हूं, लीगल गार्जियन वो होता है जैसे कि नेचुरल गार्जियन है उसका। ठीक है, भी जिसके पास एब्सोल्युटली उसकी कस्टडी है या उसके बच्चे के ऊपर उसका राइट है, जैसे कि माता पिता हो गया या कोई भी।
ठीक है। अब लॉफुली गार्जियन कौन होता है कि जिसके पास कस्टडी कुछ टाइम के लिए होती है। ये कई व्यक्ति हो सकते हैं। जैसे एक बच्चा स्कूल में है तो वहां उसका गार्जियन लॉफुली कौन है? टीचर्स। टीचर की कंसेंट के बिना उस बच्चे को वहां से ले जा सकते हो? नहीं ना। अब बच्चा हॉस्टल में है तो वहां उसका गार्जियन कौन हो गया? लॉफुली। लीगल गार्जियन तो उसका मतलब माता पिता ही है, तो वहां वार्डन मतलब जिसको कुछ टाइम के लिए कस्टडी दी जाती है, वो एक्चुअल में उसका लीगल गार्जियन नहीं होता, लेकिन वो लॉफुली जरूर होता है, उसकी सहमति से। सर, जो लॉफुली गार्जियंस होते हैं उन्हें क्या एडहॉक कहा जा सकता है क्या? एडहॉक नहीं होता वो। एडहॉक क्या होता है? वस्तु संरक्षक। आप हिंदू लॉ में पढ़ते हो एडहॉक वस्तु, ये कौन सा गार्जियन? जिन्हें अपॉइंट किया जाता है या उन्हें देखो आपका कानूनी तरीके, देखो कुछ भी क्लियर नहीं है आपका। मेरे अब क्या बोलूं, हिंदू लॉ में आपको पढ़ाया था मैंने, वस्तु संरक्षक किसको कहा जाता है? इंग्लिश में उसको क्या कहा जाता है? एडहॉक। देखो वस्तु संरक्षक वो संरक्षक है जिसके पास कोई लीगल अथॉरिटी नहीं होती कि बच्चे पर कोई अधिकार रखे या उसके ऊपर कोई लाइबिलिटी नहीं, लेकिन जो खुद ब खुद किसी बच्चे का पालन पोषण करना शुरू कर देता है। जैसे कोई रिश्तेदार है, कोई भी है, लेकिन उसकी कोई लीगल जिम्मेवारी नहीं है, ठीक है, अथॉरिटी नहीं है उसके पास, उसने लेकिन बच्चे को पालना पोसना शुरू कर दिया, तो उसको एडहॉक वस्तु संरक्षक कहा जाता है। लेकिन उसके पास ज्यादा कोई वो राइट नहीं होता है जो आप कह सकते हो कि जो लीगल गार्जियन के पास होता है, उसको कहते हैं वस्तु संरक्षक। वस्तु संरक्षक, ठीक है। चलो आगे चलते हैं। एक आपका टॉपिक आएगा विरासत योग्य संपत्ति से। बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक की, विरासत योग्य संपत्ति को समझाइए। इनहेरिटेबल प्रॉपर्टी, जैसे आप हिंदू लॉ के अंदर पढ़ते हो वैसे ही यहां भी है प्रॉपर्टी के बारे में। मुस्लिम लॉ के अंतर्गत विरासत में पर और उसके सामान्य नियमों में काफी मतलब प्रभाव पड़ता है, इसलिए इन नियमों के अध्ययन आवश्यक है। मतलब कुछ एक नियम है विरासत के, जैसे आप हिंदू लॉ के अंदर पढ़ते हो वैसे ही। तो देखो यहां पर मुस्लिम लॉ के अंतर्गत सक्सेशन उत्तराधिकार के पर्पस के लिए चल और अचल प्रॉपर्टी में कोई डिफरेंस नहीं माना गया, दोनों एक ही। और मुस्लिम लॉ के अंतर्गत उत्तराधिकार के पर्पस को देखते हुए उसके मुताबिक पैतृक और सब अर्जित प्रॉपर्टी, सेल्फ अक्वायर्ड प्रॉपर्टी, एक होती है एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी जो मतलब पैतृक होती है, पीछे से आती है, जैसे हिंदू लॉ के अंदर पढ़ते हो कोपासरी क्रिएट हो रही है वहां पर, बन रही है। लेकिन यहां पर कोई फर्क नहीं है, चाहे पैतृक संपत्ति हो चाहे सेल्फ अक्वायर्ड हो, दोनों एक समान है, दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है। तीसरी चीज भी ज्वाइंट फैमिली जैसा कोई यहां कंसेप्ट नहीं है। जैसे हिंदू लोग के अंदर पढ़ते हो ना ज्वाइंट फैमिली कितनी पीढ़ियों को मिलाकर बनता है? कितनी पीढ़ियां हो सकती है? उपासनरी के अंदर कितनी पीढ़ियां होती है? हिंदू लोगों का टॉपिक आपको करवाया था मैंने, चेक करना फिर बताना, ठीक है। पोता तक होता है सर। हाँ पोता तक होता है, लेकिन हिंदू ज्वाइंट फैमिली के अंदर कितनी पीढ़ियां होती बताइए? 4 पीढ़ियां। 4 पीढ़ियां नहीं हैं। दादा पिता पोता, वो आपको पासनरी बता रहे हैं। 7 जनरेशन तक होती है, 7 जनरेशन काउंट होती है हिंदू ज्वाइंट फैमिली में, 7 जनरेशन तक काउंट हो सकती है। लेकिन कोपासनरी ज्वाइंट हायरशिप ये 4 जनरेशन को मिलाकर बनता है, ठीक है। मुस्लिम लोगों के अंदर ऐसा कुछ नहीं है ज्वाइंट फैमिली। और मुस्लिम लोग के अंतर्गत राइट बाय बर्थ नहीं है प्रॉपर्टी के अंदर, जैसे हिंदू लोग के अंदर है मिताक्षरा के अंदर जो बच्चा पैदा होता है उसका प्रॉपर्टी में हक बन जाता है। चांदी का चम्मच लेकर पैदा हुआ है, बाय बर्थ राइट बन गया, कोपासनर बन गया, कोपासनरी प्रॉपर्टी में।
लेकिन यहां पर ऐसा नहीं है, यहां पर ऐसा नहीं है। ठीक है। और इसमें उत्तराधिकार उस व्यक्ति की मृत्यु के बाद खुलता है, भाई जन्म से अधिकार नहीं है। जैसे आपने पढ़ा होगा दाय भागा, उससे मिलता जुलता है कि जब व्यक्ति की डेथ होगी उसके बाद उसका सक्सेशन खुलेगा, फिर देखा जाएगा कि कौन कौन दावेदार है, किनको क्या मिलेगा। ठीक है। संपदा में उत्तराधिकार का अधिकार उसे क्षण विहित हो जाता है जब व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है। जिस समय मरा उस समय खुल गया। कोई भी व्यक्ति केवल इस कारण से कि वो पागल है या मतलब हैंडीकैप है, ठीक है, उसका हक नहीं है विरासत के अंदर, तो ऐसी कोई बात नहीं, सबको मिलेगा। ठीक है। उत्तराधिकार से संबंधित जो प्रॉपर्टी होती है, तो सबसे पहला उसमें जो खर्चे होते हैं, जो कर्ज होते हैं, उनको कब किया जाता है? ठीक है, उनका भुगतान किया जाता है। उसके बाद जो प्रॉपर्टी शुद्ध रूप से बचती है तो उसको आप कह सकते हो बांटा जाएगा, उसको बांटा जाएगा। अब खर्चे क्या है, कौन सी राशि का भुगतान करना है? जैसे कफन दफन का खर्चा, ठीक है, और उसके अलावा जो भी मतलब खर्चे होते हैं, जैसे कोई देनदारी है या कुछ है, ठीक है, और मृतक जो मरा है उसके लिए मतलब 3 महीने तक उसकी सेवा के अंदर जो भी लेबर लगाई गई या कुछ भी है खर्चा लगा, वो उसके जो कर्ज है, जो उसने दान किया है बाय विल 1/3 तक आप कह सकते हो ना, मर्जुल मौत के दौरान, तो वो तो ये है, तो उनको पहले चुकता किया जाएगा। उसके बाद जो प्रॉपर्टी बचेगी वो विरासत योग्य संपत्ति मानी जाती है। ठीक है। विरासत कब खुलती है? तो मुस्लिम लॉ के अंतर्गत विरासत का अधिकार जिसकी प्रॉपर्टी है उसकी मृत्यु हो जाने पर यह खुलता है। इसमें बाय बर्थ जैसी कोई बात नहीं है, भी कोई बच्चा है वो बाय जन्म लेते ही अपने दादा की प्रॉपर्टी में अपना मतलब अधिकार क्रिएट कर लेता है, ऐसी कोई बात नहीं है। किसी भी व्यक्ति के जीवित रहते हुए कोई भी वारिस विरासत के आधार पर संपत्ति में अपने शेयर का दावा नहीं कर सकता। ठीक है। तो सीधी सी बात है कि मुस्लिम लॉ के अंतर्गत मुस्लिम जो जिसकी प्रॉपर्टी है वो एक्सपायर होता है तो वहां पर विरासत खुलती है, वहां पर विरासत खुलती है। ठीक है। तो ये कुछ नियम है मुस्लिम लॉ के अंतर्गत जो विरासत है उससे संबंधित। हाँ जी, क्लियर। उसके बाद कुछ एक टॉपिक और है, शॉर्ट नोट, वो भी करवा देता हूं। जैसे ख्यार उल बुलग, ये क्या होता है? ख्यार उल बुलग, ये क्या होता है? इसको वयस्कता का ऑप्शन ऑफ प्योरिटी भी कहा जाता है। जब भी किसी माइनर की मैरिज होती है तो उसकी ओर से उसका कंसेंट कौन देता है? सहमति कौन देता है? उसका गार्जियन। जैसे पिता है, दादा है, ठीक है, पिता और दादा से भिन्न किसी संरक्षक द्वारा किया जाता है, तब ऐसे संरक्षक को वयस्कता की आयु प्राप्त कर लेने पर मैरिज को रेपुडिएट करने का अधिकार होता है। ठीक है। फिर माइनर की शादी हुई और उसकी ओर से सहमति किसने दी? पिता और दादा के अलावा किसी और व्यक्ति ने दी, किसी और संरक्षक ने दी, गार्जियन ने। अब वो व्यक्ति जो माइनर है, जब वो मेजर हो जाएगा, मतलब 15 साल एज रखी गई है, लड़की की शादी हुई तो 15 से कम थी, शादी हुई 15 साल एज कंप्लीट हुई, उसके पास एक राइट आ गया, ख्यार उल बुलग, रेपुडिएट करना मतलब विखंडित करना, मैरिज को तोड़ने का अधिकार। ठीक है। ये कब तक रहता है? 18 साल तक की एज तक। ठीक है, 18 साल तक की एज तक ये रहता है। इसमें सर दोनों ऑप्शन रहेंगे उसके पास? हाँ जी, इसमें उसके पास दोनों ऑप्शन? हाँ दोनों। ये एक टाइम पीरियड रहता है, मतलब वो रहना चाहती है, ठीक है, मैरिज को कंटिन्यू रखना चाहते हैं वो पक्षकार, तो ठीक है, नहीं तो वो उसको विखंडित कर सकती है। सर हेडिंग इंग्लिश दस्तो जी, ख्यार उल बुलग, इस ख्यार, इसको उल बुलग ही कहा जाता है, इंग्लिश में पढ़ लो आप, ख्यार उल बुलग, एक वर्डिंग है ये, ख्यार उल बुलग।
उसके बाद डाइवोर्स का तो आपको करवा दिया था। डाइवोर्स के कितने प्रकार होते हैं, मेहर करवा दिया था। ठीक है, क्या पत्नी द्वारा मेहर का उपशमन परिहार किया जा सकता है? सर अंग्रेजी में बताना भी क्या मेहर को छोड़ा जा सकता है पत्नी द्वारा? हाँ सर, छोड़ा जा सकता है। हाँ जी, उसकी मर्जी है जी। विधवा होने पे वो छोड़ सकती है, परित्याग किया जा सकता है। जो उसकी फर्स्ट नाइट होती है तब वो वहां पे उसको छोड़ सकती है। खर्चे पानदान क्या होता है? देखो, खर्चे पानदान मुस्लिम लॉ के अंतर्गत एक ऐसा अलाउंस आप कह सकते हैं, खर्चा है, जैसे आप कहते हैं ना मेंटेनेंस, वैसा एक खर्चा है जो पति द्वारा पत्नी को भत्ते के रूप में दिया जाता है। भत्ते के रूप में देखो, इसमें भी एक है, मेवाखोरी के लिए भी भत्ता भी इसको कहा जाता है। एक चीज आती है कि मान लो भी जब मैरिज होती है तब पत्नी कुछ कंडीशन रख सकती है कि अगर तुम दोबारा दूसरी मैरिज नहीं करोगे, वो रख सकती है शर्त कोई, अगर तूने की तो मैं अलग रहूंगी तुमसे। ठीक है, तलाक नहीं अलग रहूंगी, लेकिन तुझे मुझे खर्चा देना पड़ेगा। उसको कहते हैं खर्चे पानदान, एक प्रकार का भत्ता जो पति द्वारा पत्नी को दिया जाता है। पति द्वारा पत्नी को दिया जाता है। ठीक है, तलाक ए बैन क्या हो? तलाक ए बैन, तलाक कब तलाक ए बैन हो जाता है? तलाक ए बैन जब तलाक दिया जाता है, उसके बाद जब वो पक्का हो गया, इरवोकेबल हो गया, मतलब उसको तोड़ा नहीं जा सकता। ठीक है, तो उसको तलाक ए बैन कहा जाता है। तलाक ही बैन, बैन बैन। ठीक है, एक्नॉलेजमेंट का क्या मीनिंग है? अभिस्वीकृति का किसको कहते हैं? किसी तथ्य को स्वीकार करना, एक्सेप्ट करना। जैसे कि एक्नॉलेजमेंट ऑफ लेजिटिमेसी, एक पुरुष कहता है बच्चे के बारे में ये बच्चा मेरा है, वो इस फैक्ट को स्वीकार कर रहा है, एक्नॉलेजमेंट ऑफ लेजिटिमेसी। हकशुबा क्या है? हकशुबा प्रीएम्पशन, जो हक रखते हैं सर वो हकशुबा कहलाते हैं। क्या हक रखते हैं? जब कोई व्यक्ति किसी संपत्ति को बेचता है तो उसमें अब जो है उसके लिए आप बोल सकते हो भाई 3 तरह के, वो सफिये, शरीक सफिये, शरीक और सफिये जार। हाँ, 3 उनका है। अधिकार है, पहला अधिकार। देखो, हकशुबा एक ऐसा राइट है जो किसी ऐसे व्यक्ति को प्राप्त होता है जिसके पास इमूवेबल प्रॉपर्टी है। उसका वो राइट उस प्रॉपर्टी पर होता है जो उसके प्रॉपर्टी के साथ अटैच दूसरे की प्रॉपर्टी पर होता है, उसी कीमत पर खरीदने का जिस कीमत पर वो बेची गई, राइट ऑफ प्रीएम्पशन। मर्जुल मौत क्या होता है? मृत्यु शैया पे जब कोई लेटा हुआ है और वो जब किसी प्रकार की कोई वसीयत करता है उसे मर्जुल मौत। जब कोई आदमी डेथ बेड पर होता है और किसी सीरियस एलिमेंट से उसका लग रहा होता है अभी ये कभी भी मर सकता है। हाँ जी, हाँ जी। मर्जुल मौत मतलब मर्ज मतलब बीमारी, ऐसी मर्ज जो मौत का कारण बने। कोई व्यक्ति लंबे समय से बीमार है, उसके मन में पूरी शंका हो गई कि वो मरने वाला है, तो उसको कहा जाएगा कि वो मर्जुल मौत पर। क्या मुस्लिम लोगों के अंदर अडॉप्शन मान्य है? वैलिड है अडॉप्शन? माना जाता है? नहीं, बच्चे को दत्तक नहीं ले सकता। लेकिन जहां दत्तक की रूढ़ी अथवा प्रथा प्रचलित हो वहां दत्तक लिया जा सकता है, जहां पर कस्टम चल रहा हो। पंजाब, अवध आदि में ये था। ठीक है, मुस्लिम विधि में दत्तक के स्थान पर एक्नॉलेजमेंट को मान्यता प्रदान की गई। ठीक है, हाँ प्रथा है तो फिर हो सकता है। साइप्रस का सिद्धांत क्या कहता है? साइप्रस का सिद्धांत,
साइप्रस का एक डॉक्ट्राइन ऑफ साइप्रस आता है। देखो, साइप्रस का सिद्धांत ये कहता है कि जब कोई व्यक्ति अपनी प्रॉपर्टी पर वक्फ की क्रिएशन करता है, जैसे आप प्रॉपर्टी वक्फ के अंदर दे रहे हो और आप वाकिफ हो और आपका एक उद्देश्य है कि मेरी प्रॉपर्टी इस पर्पस के लिए यूज हो, मतलब होगा तो वो पायस और खैराती और चैरिटी पर्पस। जैसे आपने कह दिया कि मेरी प्रॉपर्टी पर एक ऐसा विश्राम गृह बनाया जाए जहां पर आने जाने वाले जो यात्री हैं वो आराम कर सके, भी सभी के लिए है, भलाई के लिए तो है, तो ये वक्त की। लेकिन मान लो वहां से वो रास्ता जो यात्रा को जाता था बंद कर दिया गया, तो क्या वो वक्त जो है वो शून्य हो जाएगा, क्योंकि उसका ऑब्जेक्ट तो पूरा हो नहीं सकता। तो नहीं, वह कभी शून्य नहीं होता। भी करनी तो भलाई है लोगों की, कोई और काम से भी हो सकती है, वहां पर कुछ और किया जा सकता है जहां पर लोगों या आप कह सको गरीबों के लिए कोई आप सही काम कर सको, ठीक है, तो उसका किसी और ऑब्जेक्ट के अंदर लगाया जा सकता है। जैसे मैंने एग्जांपल देता हूं कि जैसे मैं कहता हूं कि ये मैं प्रॉपर्टी दे रहा हूं, आप इस पर लॉ कॉलेज खोलना और सभी को फ्री के अंदर एजुकेशन देना। अब मान लो भी बार काउंसिल ने रोक लगा दी कि नए कॉलेज नहीं खुलेंगे, तो देखो फिर क्या वो मेरा जो ऑब्जेक्ट है वो पूरा नहीं हो पा रहा, तो मेरे द्वारा दिया गया दान क्या फेल हो जाएगा? नहीं। अब देखो, फ्री एजुकेशन के लिए दिया है, पढ़ाई के लिए, जरूरी थोड़ा लॉ की देनी है, कोई और किसी फील्ड के अंदर आप कर सकते हो। तो देखो, उससे मिलता जुलता काम किया जा सकता है, उससे मिलता जुलता भी आपने ऑब्जेक्ट बता दिया कि ये काम होना चाहिए, ठीक है, हो रही तो लोगों की भलाई है, वो नहीं हो सकता तो उससे मिलता जुलता जिससे लोगों की भलाई हो, ठीक है, वो काम किया जा सकता है। उसको कहते हैं साइप्रस का सिद्धांत। साइप्रस का सिद्धांत। तकिया किसको कहा जाता है? तकिया का मतलब मीनिंग क्या होता है कि ऐसा स्थान जहां पर रेस्ट किया जाता है। कब्रिस्तान को भी तकिया कहा जाता है। इमाम बाड़ा क्या होता है? इमाम बाड़ा, इमाम बाड़ा किसी भी कोई मकान है किसी का, उसके अंदर ऐसा स्थान जो धार्मिक पर्पस के लिए उपयोग में लाया जाता है, ठीक है। जैसे आपके घर में होगा कोई ऐसी जगह होगी जहां पर आप धर्म से जुड़ा हुआ काम करते, पूजा अर्चना या कुछ ऐसा, तो मुस्लिम लोग के अकॉर्डिंग वो ऐसा स्थान है, ठीक है, जहां जो धार्मिक पर्पस के लिए यूज में लाया जाए। दरगाह किसको कहा जाता है? दरगाह को देहली भी कहा जाता है, मजार। नमाज पढ़ते हैं मजार। जहाँ कोई मुस्लिम आदमी मर जाता है उस पे फिर वो बना देते हैं और वहां पे लोग माथा टेकते हैं और आ जाते हैं। हाँ भी, ये शब्द जो है दरगाह देहली शख्स के मजार या मकबरे के लिए प्रयोग में लाया जाता है, जिसे उसके मर जाने के बाद एक संत के रूप के समान दिया जाता है, ठीक है। दरगाह कहा जाता है जहां नमाज अदा करते हैं, पढ़ते हैं, ठीक है, दरगाह पर जाते हैं लोग, नमाज पढ़ते हैं दरगाह, ठीक है। सर पढ़ते हो? चलो जो भी है, सर वो मेले लगते हैं जो दरगाह पे सर, हाँ वही, उसे उर्स बोलते हैं, उर्स। हाँ। तो ये था